अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना ही काफी होता तो हर कोई अमीर होता, लेकिन पैसे तो हर कोई कमाता है, तो करोड़पति कुछ लोग ही क्यों बनते हैं। ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज हम आपको बताएंगे कैसे आपकी गाढ़ी कमाई आपको कमा कर दे सकती है सही निवेश रणनीति के जरिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। ट्विटर पर हो जाइए सावधान, बढ़ रहे हैं क्रिप्टो स्कैम, सेलिब्रिटी एनएफटी प्रोजेक्ट्स के नाम पर फर्जीवाड़ा। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन के मुकाबले कम ब्याज पर म्यूचुअल फंड लोन, लेकिन क्या लेना चाहिए म्यूचुअल फंड स्कीम पर लोन, बताएंगे आपको आज। स्मॉल कैप फंड से क्यों निकलना चाहते हैं निवेशक, क्या मिड और स्मॉल कैप फंड से निकलना है सही, जानिए आज। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाए एक संतुलित पोर्टफोलियो। आपका सवाल इंश्योरेंस, निवेश, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़ा हुआ हो तो अपने सवाल आप ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर भेज सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर हम आपके सवालों को पढ़ते हैं, शो में शामिल करते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं। चलिए, तो आज बेहद खास मुद्दा आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपने जो म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है उसके बदले आपको लोन कैसे मिल सकता है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि ये सुनने के बाद आपको तुरंत ये करना नहीं है। अपने निवेश को तोड़ना आपके लिए सबसे आखिरी विकल्प होना चाहिए, लेकिन ये लोन आपको कैसे मिल सकता है इसी पर विस्तार से बात करेंगे। ईटी मनी के COO संतोष नवलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, स्वागत है आपका। म्यूचुअल फंड स्कीम या म्यूचुअल फंड में निवेश के बदले लोन, ये अपने आप में काफी दिलचस्प बात है संतोष, लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में एक डिस्क्लेमर दे दिया है, मैं चाहती हूँ आप भी इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात कर लें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग अपने निवेश को तोड़े, क्योंकि निवेश तो आपके लक्ष्य के लिए होता है। क्या कहें? हाय कविता। जैसे कि आपने बताया, ये एक आखिरी विकल्प होना चाहिए आपके लिए कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ें अपनी कोई इमरजेंसी या अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर को फंड करने के लिए। तो जब आपके पास आपकी खुद की सेविंग्स नहीं है, उस टाइम पे आपके इन्वेस्टमेंट्स आपके काम में आ सकते हैं, खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इसको यूज़ करने के लिए आपको काफ़ी तरीके हैं इन अ वे वेयर आपको सस्ते दामों पे, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सकता है। लेकिन ये हमेशा लास्ट विकल्प होना चाहिए आपके लिए टू टेक अ लोन कभी भी लाइफ में हम लोग ऐसे नहीं लेते हैं जैसे बिकॉज हमारे पास अवेलेबल होता है। एक लोन लेना एक लायबिलिटी के तौर पे हमारे फाइनेंशियल लाइफ में आता है, जिसको चुकाना पड़ता है, और इस पे हमारा क्रेडिट स्कोर भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आपने एक पर्सनल लोन लिया तो क्रेडिट स्कोर ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी सही जगह पे नहीं है या सही तरीके पे नहीं है। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट तोड़ना हमेशा एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, और लेकिन अगर वो लास्ट ऑप्शन आ रहा है तो आप एक्सरसाइज करने के पहले एक लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन एक नियम होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का कि आपके पास हमेशा एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो पहले उसको बनाइए और बाद में ये चीज़ को एक्सप्लोर करिए। बिल्कुल, लेकिन अब अगर आपने सब कुछ एग्जॉस्ट कर लिया है, सारे आपके विकल्प आपने जो है देख लिए हैं, और अगर फिर भी आपके पास राशि कम पड़ रही है, अपना निवेश तोड़ना चाहते हैं जो आपने म्यूचुअल फंड में किया हुआ है, इस निवेश को हम कैसे तोड़ेंगे? हम गिरवी क्या रखेंगे? क्या रख कर हमें संतोष लोन मिलेगा? और आपने एक और चीज़ कही कि सस्ता लोन है, ये भी आप हमें समझाइए।
सो कविता, जब हम एक्सप्लोर करते हैं, कोई कोई विकल्प नहीं बचा है और इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ना पड़ रहा है, तो आप हमेशा देखिए आपकी कौन-कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो टूटने लायक हैं। आपके पास रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, जो कि टिपिकली बहुत बड़े अमाउंट्स की होती है इन्वेस्टमेंट्स, तो आप एक छोटे पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट को गिरवी नहीं रखेंगे या अननेसेसरली उसको टच नहीं करेंगे। आप और इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, जैसे गोल्ड होता है। आप नो गोल्ड एक इंडियन फैमिली के लिए बहुत ही इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत ही इमोशनल पोजीशन होता है। अगर आप गोल्ड को यूज़ कर रहे हैं एक ज्वेलरी के फॉर्म पे, तो वो भी हम प्रेफर नहीं करते हैं। तो जब ये दोनों ऑप्शन सही नहीं बैठ रहे हैं, तो फिर एक अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, तो आप अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं लोन लेने के लिए। तो जैसे आपने बताया कि गिरवी हम कोई चीज़ रख सकते हैं, तो अल्टीमेटली जब भी आप एक पर्सनल लोन लेते हैं, तो उसका ब्याज दर आपकी क्रेडिट स्कोर और बैंक के इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। तो टिपिकली ये बहुत ही रेयरली 12.5% के नीचे आपको मिलेगा, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स को ये 12.5 से 15.5-16% के रेंज में मिलता है। तो ये एक सस्ता या फिर बहुत ही किफ़ायती ऑप्शन नहीं है लोन लेने का। और बैंक ये इसलिए करता है क्योंकि बैंक एक अनसिक्योर्ड लोन आपको देता है, जिसपे वो कोई मॉर्टगेज या कोई सिक्योरिटी नहीं ले रहा है आपसे, तो बैंक का रिस्क ज़्यादा होता है कि आप लोन वापस करें या ना करें, वो चेक करने के लिए। तो इसमें एक ऑप्शन है कि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ एक तरीका है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम या म्यूचुअल फंड का कैटेगरी को देख के आपको लोन मिल सकता है। तो टिपिकली इक्विटी स्कीम्स जो होती हैं, अगर आपकी जमा पूंजी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 10 लाख रुपए है या 5 लाख रुपए है, तो आप उसका आधा लोन ले सकते हैं। अगर 10 लाख है तो 5 लाख का लोन आपको मिल सकता है, अगर आपकी 5 लाख है तो 2.5 लाख का लोन मिल सकता है। तो ये टिपिकली लोन जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो एज लो एज 6.5 से 10.5% का रेंज होता है, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता है कंपेयर टू पर्सनल लोन। तो टिपिकली मोस्ट बैंक्स में जब आप जाएंगे, तो शायद 8 से 9.5% का रेंज आपको मिलेगा एक तो अच्छे मोस्ट क्रेडिट बैंक से स्कोर। क्या मतलब है यहाँ पर संतोष? आप मतलब ये सरकारी, प्राइवेट, एनबीएफसी, सभी तरह के बैंक्स म्यूचुअल फंड यूनिट्स पे, क्योंकि उन्हीं को हम गिरवी रखेंगे, आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को एक तरह से गिरवी रखते हैं, तो सभी तरह के बैंक इस तरह का लोन देते हैं? मोस्टली बैंक्स देती हैं कविता। अच्छा। पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसीज, मोस्टली बैंक्स का ऑफरिंग होता है, लेकिन हर हर बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है। तो नेचुरली पीएसयू बैंक्स का इंटरेस्ट रेट्स मोस्टली हमेशा कम होता है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स, और प्राइवेट बैंक्स का एनबीएफसी से कंपैरिजन में कम होता है। तो आप ये भी देखिए कि आपका लोन कितनी आसानी से मिल सकता है। तो अगर मोस्टली जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, शायद आपको आधा % ज़्यादा ब्याज चार्ज करें, लेकिन उनकी जो प्रोसेस होगी शायद आपकी ऑनलाइन भी मिल जाएगा। आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, अपना कैटेगरी ऑफ फंड और स्कीम नाम बताएंगे, आप इमीडिएटली चेक कर सकते हैं कि आपको कितने ब्याज पे लोन मिलेगा और कितना मैक्सिमम लोन मिल सकता है। तो कोई कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसीज आपको लोन 15 मिनट में भी दे देती हैं, आपके अकाउंट पैसा आ जाएगा। तो आप ये देखिए कि जब आप ये सुविधा लेना चाहते हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स की, तो वो शायद इमरजेंसी सिचुएशन होगी या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर आया होगा। तो उस टाइम पे शायद आप पेपर वर्क और फिजिकल लेग वर्क नहीं करना चाहेंगे, और आप चाहेंगे कि आपको पैसा आसानी से ऑनलाइन मिल जाए। तो पीएसयू बैंक्स में भी ऑनलाइन तरीके से लोन दिया जाता है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी दिया जाता है। तो लोन इंटरेस्ट रेट पे उतना डिफरेंस नहीं आएगा पीएसयू प्राइवेट बैंक के अंदर, लेकिन कन्वीनियंस या आसानी से लोन मिलने के ऊपर आ सकता है। हाँ, कभी कभी आपको ये भी कंपेयर करना चाहिए कि प्रोसेसिंग चार्जेस क्या हैं, अगर आप कोई डिफरेंट बैंक्स को कंपेयर करेंगे तो, और कोई हिडन चार्जेस हैं कि नहीं है, या कोई स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस हैं, एग्रीमेंट के चार्जेस हैं। तो आप पूरा कॉस्ट ऑफ लोन देखिए कि चार्ज आपका एक्स्ट्रा न पड़ जाए, कि कभी कभी क्या होगा कि आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको प्रोसेसिंग चार्ज कम चार्ज करेगा और बाकी चार्ज नहीं रहेगा, वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। शायद पीएसयू बैंक आपको मल्टीपल चार्जेस भी तो चार्ज करेगा, जो कि बताएगा आपको। तो यहाँ पर सबसे बड़ी सुविधा ये है कि आप इसको ऑनलाइन ले सकते हैं। प्राइवेट, सरकारी, एनबीएफसी, सभी तरह के बैंक है जहाँ पर आपको जो है म्यूचुअल फंड्स पे लोन मिल सकता है, यूनिट्स पे लोन मिल सकता है। और हालांकि सरकारी बैंकों में आपको ब्याज दर थोड़ी सी कम मिल सकती है, एनबीएफसी में जो है सबसे ज़्यादा ब्याज इंटरेस्ट रेट पे आपको जो है लोन मिलेगा। लेकिन एक चीज़ आपने अपने जवाब में अभी कही कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं
या ऑनलाइन ही नहीं, अगर आप ऑफलाइन भी लोन लेने जा रहे हो तो आपको अपनी स्कीम मेंशन करनी पड़ेगी। क्या इस स्कीम के तर्ज पर हमें लोन मिलता है, और क्या स्कीम के तर्ज पे जो लोन मिलता है उस पर कोई कैपिंग है, संतोष? यस यस, तो कविता, टिपिकली दो तरह के स्कीम्स पे लोन मिलता है, इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स, और कभी कभी हाइब्रिड स्कीम्स इक्विटी फंड्स में कैटेगराइज की जाती हैं। तो इक्विटी फंड जो कि एक थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता है बैंक्स के लिए, गिरवी लेना यूनिट्स को, या एक सिक्योरिटी के तौर पे लेना फ्रॉम फ्रॉम इन्वेस्टर्स। तो इसमें 50% का लोन टू वैल्यू रेशियो होता है। मतलब कि अगर आपका लोन 10, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू है, तो आपको 5 लाख तक लोन मिलेगा अगर आप इक्विटी फंड इन्वेस्टर हैं। इसी में अगर डेट फंड इन्वेस्टर हैं तो आपको 80-85% तक लोन भी मिलता है। तो अगर आपकी जमा पूंजी 10 लाख रुपए है डेट फंड्स में, तो आपको 8 लाख रुपए, 8.5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। एक कैपिंग होती है। टिपिकली इक्विटी फंड्स पे बैंक ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार नहीं होते हैं, तो वो मैक्स जो लिमिट लगाते हैं वो 20 लाख रुपए की लगाते हैं पर्सनल लोन पे, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पे। और डेट फंड पे टिपिकली कोई लिमिट नहीं होती है, एज हाई एज 5 करोड़ का लोन मिलता है। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये एक लास्ट जरिया होना चाहिए आपके लिए लोन लेने का। तो आप अगर 20 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो शायद आपने बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन आया हुआ है, या बहुत ज़्यादा अनप्लैंड तरीके से आप पैसे को स्पेंड कर रहे हैं। तो दोनों ही तरीके शायद बराबर नहीं होंगे, मतलब आपने इमरजेंसी फंड नहीं बना के रखा हुआ है अपना। सो आप ये देखिए कि ये 20 लाख 5 करोड़ जितना भी अमाउंट दिखता है, इसका मतलब ये नहीं आप जाके लोन ले लें। लोन तभी लेना चाहिए जब आपको पैसे की सख्त जरूरत हो और कोई भी आपके पास विकल्प नहीं बचता है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, और अननेसेसरी अपने इन्वेस्टमेंट्स को गिरवी रखना सही फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होगा किसी के लिए भी। तो अब क्योंकि हमें ये कम ब्याज दर पर मिल रहा है, इसको लौटाने की जो अवधि है, क्या वो भी निर्धारित होती है, तय होती है और कम होती है? सो मिनिमम लोन ड्यूरेशन और अमाउंट बैंक्स के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। टिपिकली ऑन एवरेज कोई भी बैंक आपको 50,000 से या 1 लाख रुपए से कम लोन लेने को तैयार नहीं होगा। और अगर आप लोन ले रहे हैं तो 1 साल का मिनिमम टेन्योर आपको कमिट करना पड़ेगा। अगर आप प्री पेमेंट करना चाहेंगे तो ऑफ कोर्स कुछ प्री पेमेंट पेनल्टी रहेगी या चार्जेस रहेंगे। तो आप उसको ध्यान में रखिए कि आप लोन तभी लें जब आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऐसा है कि आप 1 साल के ऊपर आपकी ईएमआई चलेगी, तो ही ये फायदा, नहीं तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। अब मुझे आपसे ये समझना है कि जब हम लोन लेते हैं म्यूचुअल फंड पे, क्योंकि देखिए आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं क्योंकि आपके पास कोई एक आर्थिक लक्ष्य होता है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। अब जब आप अपनी म्यूचुअल फंड के निवेश को गिरवी रख देते हैं तो आपका निवेश क्या बढ़ता है, और वो क्या तभी भी आपका निवेश आपके आर्थिक लक्ष्य के लिए होता है, क्योंकि एक तरह से तो आपने उसको गिरवी रख लिया है? बिल्कुल कविता। सो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, जब आप बहुत सारे बैंक्स या बहुत सारे इंडिविजुअल्स को एक गोल्ड लोन का भी पता होगा कि ना आप गोल्ड को भी गिरवी रख सकते, एक लोन ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी गोल्ड की वैल्यू आज से बढ़ना बंद हो जाएगी। अगर आपने 3 या 4 साल का लोन लिया हुआ है, तो आपकी जो आपने गिरवी रखा हुआ है, गोल्ड की वैल्यू मार्केट में रोज बदल रही है, नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। तो जो गेन्स हैं वो भी आपके हैं, जो लॉसेस हैं वो भी आपके हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में होगा कि जब आप इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपने कोई 2 या 3 साल का लोन लिया है और उसमें आपने 10 लाख रुपए की अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स गिरवी रखी हुई है, तो जैसे जैसे मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी और आपके फंड्स की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, वो उसकी फायदा या नुकसान आपको होगा। वो सिर्फ एक गिरवी पड़ा हुआ है कि सिक्योरिटी की तरीके से गिरवी पड़ा हुआ है कि आप उसको बेच नहीं पाए जब तक आपने अपना लोन नहीं चुका दिया। तो जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा कि आप गेन्स या लॉसेस आपके हैं, यस वो आपके हैं। इनफैक्ट डिविडेंड्स भी आप ही के हैं। तो अगर आप इक्विटी फंड जो अपने इन्वेस्ट किया हुआ है आपने, और वो डिविडेंड प्लान में है, तो जो डिविडेंड्स आएंगे वो भी आप ही के हैं, और वो आपके अकाउंट में आएंगे। वो कभी ऐसा नहीं होगा वो भी आपके जब्त हो जाएंगे या वो बैंक के पास जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। डिविडेंड्स आपके अकाउंट में आएंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपको दिमाग में रखना है कि जब आप इक्विटी फंड के अगेंस्ट में एक लोन ले रहे हैं, और आपकी एग्जाम्पल के तौर पे बोलूंगा 10 लाख रुपए की आपकी वैल्यू थी, आपको बैंक ने 5 लाख रुपए का लोन सैंक्शन किया और आपने 5 लाख रुपए का लोन ले लिया। अगर मार्केट गिर गया
सपोज मार्केट में 20% करेक्शन आता है और आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 8 लाख रुपए हो जाती है, तो बैंक और आपने लोन अभी अभी लिया है, बहुत ही कम प्रिंसिपल चुकाया हुआ है, और आपकी आउटस्टैंडिंग फॉर एग्जांपल 4.9 लाख रुपए अभी भी बैंक के पास है, तो लोन वैल्यू के हिसाब से आपको लोन 4 लाख रुपए मिलना चाहिए था, क्योंकि आपकी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की 8 लाख रुपए हो गई है। तो बैंक बोलेगा आपको कि 90,000 रुपए मेरे को आप जल्दी से वापस करिए, नहीं तो मैं आपकी यूनिट्स बेच दूंगा। तो ये बैंक्स के राइट्स में होता है कि वो बेच सकते हैं, वो आपको नोटिस पीरियड देते हैं कुछ, कि आप इतने अवधि में प्लीज मेरा प्रिंसिपल चुकाइए मिनिमम इतना, सो दैट मेरा रिस्क मैनेजमेंट खराब ना हो जाए, या जो रूल्स हैं बैंक्स के वो खराब ना हो जाए, इसलिए आपको 90,000 रुपए रखना पड़ेगा पे करने। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है याद दिमाग में रखने के लिए। जस्ट बिकॉज आपको लोन मिल रहा है पूरा लोन मत लीजिए, क्योंकि जो लोन उतना ही लीजिए जो आपको जरूरत है, क्योंकि ये चीज मार्केट में कभी भी हो सकती है कि 20% करेक्शन मार्केट में कभी भी आ सकता है, तो आपको नुकसान हो जाएगा अगर आप पे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर उस टाइम पे मार्केट गिरा हुआ है और बैंक ने वो यूनिट्स बेच दिए आपके लॉस में, तो बैंक तो अपना पैसा रिकवर कर लेगा, लेकिन आपका परमानेंट नुकसान हो जाएगा कैपिटल का। तो आप ये दिमाग में रखिए कि गेन्स आपके हैं, लॉसेस भी आपके हैं, और अगर आप मार्केट करेक्शन के शिकार बन जाते हैं तो उस टाइम पे बैंक बेच सकता है, तो आपका वो नुकसान भी हो सकता है। तो ध्यान से यूज करिए लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड को, ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, लेकिन आपको अब प्रोज और कॉन्स पता होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। कहा आपने, लेकिन अगर मैं इसकी तुलना पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन से करना चाहूँ तो ये एक बेहतर विकल्प दिखाई देता है, लेकिन फिर भी एक छोटे अमाउंट के लिए अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपके पास ज़्यादा राशि की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन उसके बावजूद क्या आप म्यूचुअल फंड लोन को पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन के ऊपर मानते हैं? अगर आप ऊपर से बोल रहे हैं कि एक बेहतर प्रोडक्ट है, तो हाँ। मैं बोलूंगा यस, ये बेहतर ओके। प्रोडक्ट है हम्म। फॉर श्योर। इसको अगर हम लोग एक डिसिप्लिन तरीके से यूज करेंगे तो शायद ये हमेशा बेटर रहेगा पर्सनल लोन से। क्रेडिट कार्ड से ये हमेशा बेहतर विकल्प है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट टिपिकली 24 से 36% पर एनम होता है, तो उतना ब्याज पे करना इज नेवर अ गुड फाइनेंशियल डिसीजन। आप पर्सनल लोन से तुलना में कंपेयर करेंगे, लेकिन इसमें आपको ये दिमाग में रखना है शायद आपको पर्सनल लोन बड़े अमाउंट का मिल जाए, 10 लाख का, 5 लाख का, 15 लाख रुपए का, लेकिन लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स आपको उतना ही मिलेगा जितना बैंक आपको देना चाहता है ऑन द गिरवी जो आपकी अमाउंट होगी। तो अगर आपकी वैल्यू ही 5 लाख रुपए की है और आपकी लोन रिक्वायरमेंट 8 लाख रुपए की है, तो आपको 2.5 लाख रुपए के ऊपर लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड नहीं मिलेगा। तो आप ये प्लान कर सकते हैं कि आपका अगर इंटरेस्ट आउट को आपको कम करवाना है, तो आप जितना मैक्सिमम आपको यहाँ से मिल सकता है आप उतना लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड से लीजिए, और बाकी का आप पर्सनल लोन लीजिए। सो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा ऑन द लोन। तो इसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं ढंग की, लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि कल जाके अगर इक्विटी वैल्यू 20% से गिर गई और मेरे को, और बैंक अगर आपको नोटिस भेजता है कि आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, आप ये दिमाग में रखिए कि 20 से 30% मार्केट कभी भी गिर सकता है, तो आपके वो पैसे आपके पास चुकाने के लिए हमेशा होने चाहिए आपके सेविंग्स में कहाँ ना कहाँ। तो ये दिमाग में रखिए और आप अपने दोनों लोन लेके एक ढंग से प्लान कर सकते हैं और अपनी इंटरेस्ट आउट को कम कर सकते हैं। चलिए, तो आपने काफ़ी बारीकी से पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया जहां पर म्यूचुअल फंड निवेश के ज़रिए आप कर्ज ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, आपने समय निकाला। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं आपकी वित्तीय सुरक्षा के बारे में। और अगर आपने ख़ास तौर से क्रिप्टो में पैसे लगा रखे हैं तो कैसे क्रिप्टो स्कैम्स में इजाफा हो रहा है, और इसके साथ साथ आधार कार्ड हर जगह हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसको सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, और मास्ड आधार कार्ड क्या होता है, इन तमाम बारीकियों पर अब हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के फाउंडर डायरेक्टर रितेश भाटिया। रितेश, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। दो बहुत ही अहम मुद्दों पे आज हम बात करने वाले हैं। शुरुआत में करना चाहती हूँ आधार से ही। अब आधार को लेके क्या कंफ्यूजन हुआ है, क्या प्रेस रिलीज आया उसे वापस ले लिया गया, उसकी बारीकियों में नहीं जाएंगे क्योंकि तमाम न्यूज़ चैनल्स में, अखबारों में उसी की चर्चा हो रही है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कानूनी दांव पे जो आधार को लेकर है वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। भले ही हम कह रहे हैं कि अपने आधार कार्ड के नंबर को आपको नहीं देना चाहिए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं देनी चाहिए, रितेश सच्चाई तो ये है कि उसको दिए बगैर काम होता ही नहीं है ना। तो अगर आप सब जगह अपने आधार कार्ड को बांट रहे हैं तो कैसे ये सुनिश्चित करें कि हमारी गोपनीयता, प्राइवेसी, सिक्योरिटी बनी हुई है?
देखिए कविता, तो ऐसे में अभी हमें क्या ध्यान रखने का है कि हम जभी भी आधार दें, उसकी फ़ोटोकॉपी वग़ैरह जो भी है, तो हमने अभी जाके वापस से इंटरनेट से जाके हमारा मास्ट आधार डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आपने पहले इसको डाउनलोड किया हुआ है, वैसे ही आप जाइए इंटरनेट के ऊपर, मतलब आधार के वेबसाइट पे जाइए, यूआईडीएआई के, वहाँ पे जाके अपना आप मतलब वही सेम फ़ॉर्मेलिटीज़ कीजिए, लॉगिन कीजिए, ओटीपी आएगा, फिर वहाँ पे आपको बोलेगा डाउनलोड आधार और उधर एक ऑप्शन देगा डाउनलोड मास्ट आधार। तो मास्ट आधार में क्या होता है, 16 में से जो पहले आपके जो 12 है वो छुप जाते हैं और जो लास्ट के जो 4 है सिर्फ़ उतने दिखाई देंगे और बाकी सारा इन्फॉर्मेशन उधर ही रहेगा। तो और दूसरी चीज़ है, जब आपने जैसे डाउनलोड किया और आप किसी को दे रहे हैं, आपने जैसे फ़ोटोकॉपी भी बनाई है उसकी वग़ैरह, तो वहाँ पे उसके ना आजू-बाजू में मतलब आप लिख दीजिए कि दिस इज़ ओनली फॉर लेट्स से होम लोन पर्पस, दिस इज़ ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस। ऐसे कुछ ना कुछ लिखिए कि वो पर्टिकुलर चीज़ आप क्यों दे रहे हैं। ख़ैर अभी बात वही होती है कि अभी हमारा तो आधार अभी तो इतने सालों में हर किसी के पास है, हमारी फ़ोटोकॉपीज़ मतलब ऑफ़लाइन बोलिए या ऑनलाइन, वहाँ पर भी हर जगह ये अवेलेबल है। तो आइडियली गवर्नमेंट ने या यूआईडीएआई ने जो यूज़ इनफैक्ट नॉट यूज़र्स लेकिन जो ऑर्गेनाइज़ेशंस उनको बोलना चाहिए कि आप इसको वेरीफाई किए बिना आप नहीं लेंगे। उन्होंने बोलना चाहिए कि नहीं, अगर मास्ट आधार नहीं है तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये जो बर्डन है जो आप यूजर्स पे डालना चाहते हो, सिटीजंस पे डालना चाहते हो, वो उठा के प्लीज आप ऑर्गेनाइजेशंस पे डालिए बिकॉज दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। जी, जो मुझे आपसे पूछनी है, चलिए मान लीजिए हमने मास्ट आधार कार्ड जो है ऑनलाइन जाकर डाउनलोड कर लिया है, लेकिन क्या ये मास्ट आधार कार्ड सब जगह देना काफ़ी होगा? क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा भी तो हो सकता है जहाँ पर वो लेने से इसको मना कर दे? तो तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो सर्कुलर है ये गवर्नमेंट ने जो उसको विड्रॉ किया है, इन्होंने एक्चुअली वापस से रिवाइज करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशंस को बताना चाहिए कि कुछ भी हो जाए आप मास्ट आधार ही लेंगे। तो फिर उतनी जागरूकता आप उनमें पैदा कीजिए। ये नहीं कि आप ये 100 करोड़ लोगों को जाके बोलिए कि आपने जाके डाउनलोड करना है। मेरे वॉचमैन को, मेरी बाई को ये सब नहीं समझ में आने वाला है कि मास्ट आधार क्या है। लेकिन जब वो अपना आधार लेके पहुंचेगी उधर, तब जाके वो बोलेगा कि देखिए ये मैं नहीं दे सकता, ले सकता हूँ क्योंकि ये मास्क नहीं है। तब जाके अगर उनके पास ही मेरा पूरा ओरिजिनल मतलब पूरा डिटेल वाला नहीं रहेंगे तो फ्रॉड कहाँ से होंगे। हमको ये समझना पड़ेगा फ्रॉड इसके लिए हो रहे हैं क्योंकि हम हमारा पूरा आधार नंबर, फोटो वगैरह सब कुछ इनको दे रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप आपके स्क्रीन पे देखो तो वहाँ पे आधार का एक फोटो लगा हुआ है जहाँ पे क्यूआर कोड है। वो क्यों है? ताकि ये जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो उसको स्कैन करे और स्कैन करने के बाद वैलिडेट करे। कोई उसको वैलिडेट नहीं कर रहा है। जो भी एक्सेप्ट कर रहा है, जो भले वो होटल वाला हो या कोई भी हो, वो उसको वैलिडेट ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे में तो मैं तो मतलब जितने चाहिए मैं मेरे आधार बना दूं फोटोशॉप करके। ख्याल से जो जागरूकता सरकार भी लाना चाहती है उसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी कमी यहाँ पर दिखाई दे रही, क्योंकि ये सब बुनियादी बातें तो पहले ही हो जानी चाहिए थी जब आपने इस सुविधा को जो है रोल आउट किया था, जब इसको आप इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे थे। क्योंकि अब ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आधार से किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, किस तरह के केसेस आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए सबसे कॉमन जो केसेस हो रहे हैं वही आप आधार का फोटोकॉपी ले रहे हैं, पैन का फोटोकॉपी ले रहे हैं। ये दो चीज़ें काफ़ी हो गया है एक बैंक में जाके अकाउंट खोलने के लिए। खैर ऐसे बड़े बैंक्स में और बॉम्बे जैसे या बड़े शहरों और बड़े टाउन्स में ये सब नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो कश्मीर साइड पे, नॉर्थ ईस्ट साइड पे, ओडिशा के कोई अंदर भीतरी जगहों पे, वहाँ पे ये अकाउंट्स खुले जा रहे हैं। इसको कहते हैं हम म्यूल अकाउंट्स। तो ये कैसे हो रहे हैं? तो मतलब यहीं पर जाके वो बंदा फोटोशॉप कर रहा है, नाम मेरा होएगा, शक्ल उसकी होएगी, सब कुछ मेरा होएगा। तो वही बात हो रही है कि वो आधार वैलिडेट नहीं हो रहा है। उसी टाइम पे अगर बैंक वाला अपने फ़ोन से उसको स्कैन करे एम आधार के ऐप से, वो खुद ही देखेगा कि ये फोटोशॉप हो गया और वो उसी टाइम पे पुलिस कंप्लेन कर सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे फर्जी अकाउंट्स बन रहे हैं। बहुत दूसरी चीज़ ऐसे हो रही है, जो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स है, वहाँ पे अगर एक गरीब को उसका मतलब जो मिलना चाहिए हक का, भले अभी वो राशन हो गया हो या पैसा हो गया, वो दूसरा आदमी लेके चला जाता है। तो यहाँ पे ऐसे काफ़ी और बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं कविता। मास्ट आधार कार्ड क्या इस तरह के फ्रॉड्स को रोक पाएगा? क्या कमी आएगी?
नहीं, बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। जब तक आप उसको वैलिडेट नहीं करोगे, तब तक कोई मतलब ही नहीं होने वाला है। फिर आप मार्क्स दो या उसको कैंसल करके दो या उसके ऊपर स्टैम्प मार के दो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। आपने जब ये सिस्टम ओरिजिनली बनाया था, किस हिसाब से बनाया था? आपने यही बनाया था कि इसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। तो आप ऑथेंटिकेट कहाँ कर रहे हो? ये तो अभी एक दूसरे की तरह हो गया, जैसे मतलब ड्राइविंग लाइसेंस की तरह हो गया कि ठीक है, मेरे को मिल गया, मैंने देख लिया, हाँ बरोबर ये आप ही हो, आप रितेश भाटिया हो, आपका एड्रेस है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन करने की के हिसाब से ये आईडी को बनाया गया था, तो ऑथेंटिकेट तो हो ही नहीं रहा है। तो रादर देन आप इतना कंफ्यूजन्स क्रिएट करो और फिर यूजर्स के, सिटीजन्स के ऊपर आप ये मतलब स्ट्रेस डालो, मेरे हिसाब से आपने जो ओरिजिनली जिस हिसाब से बनाया था कि हाँ, जो भी एक्सेप्ट करेगा वो उसको ऑथेंटिकेट करेगा, तो कीजिए ना, आपको कौन रोक रहा है उस चीज के लिए? बिल्कुल, तो क्लियरली यहाँ पर स्पष्ट दिशा निर्देश की ज़रूरत है आधार को लेकर, लेकिन अगर आप अपनी वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं तो आप मास्ट आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शो में आगे बढ़ेंगे, रितेश हमारे साथ है, तो हमारे पास बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे होते हैं जिन पर हमें इनसे बात करनी होती है। और अब एक दूसरा मुद्दा ये है कि अगर आप ट्विटर पर हैं, अगर आपका खाता है, अगर आप एक ट्विटर यूज़र हैं, तो आजकल ट्विटर पर क्रिप्टो स्कैम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो रितेश, ट्विटर पर तो बहुत सारे लोग हैं, क्रिप्टो स्कैम्स यानी आपका क्रिप्टो वॉलेट जो है अब लोग खाली कर रहे हैं ट्विटर के ज़रिए, जहां पर वो पोस्ट करते हैं एक सेलिब्रिटी या एनएफटी प्रोजेक्ट्स के तौर पर, और कहीं ना कहीं आपको फंसा लेते हैं। यहाँ पर ये हैकर्स किस तरह का गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं? तो देखिए कविता, अभी मतलब पूरा एक जनरेशन आ चुका है जहाँ हर किसी को निवेश करने का है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, फिर वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, और अभी जाके हजारों ऐसे वर्चुअल करेंसीज हो चुके हैं। तो जिसको देखो वो इसके अंदर जाना चाहता है, स्पेशली जो टियर 2 टियर 3 गांव में जो हैं, जिनको पता भी नहीं है, उनको ये एक बताया जा रहा है कि देखो यार इस चीज में पैसा डालो। तो जैसे आपके बाकी शोज में आपके बाकी गेस्ट बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में कितना ध्यान देना पड़ता है, वैसे सेम चीज, सेम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें ही लगते हैं, क्योंकि ये पूरा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी इसमें बहुत प्रकार के स्कैम्स चल रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो है जैसे ट्विटर के ऊपर काफी सारे जर्नलिस्ट, सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इनके अकाउंट्स हैक करते हैं। हैक करने के बाद वहाँ पे मैसेज डालते हैं कि आप मुझे एक करेंसी दीजिए, एक कॉइन दीजिए, मैं आपको उसके बदले में उसको डबल करके दूंगा। तो इसको हम बोलते हैं गिव अवे स्कैम्स, जहाँ पे आई एम गिविंग अवे, कि आप मेरे को एक दोगे तो मैं आपको 2 दूंगा, आप मेरे को 10 दोगे तो मैं आपको 20 दूंगा। और क्योंकि ये कोई सेलिब्रिटी के हैक्ड अकाउंट से आ रहा है, जर्नलिस्ट के अकाउंट से आ रहा है, तो लोगों को लगता है हाँ ये सही रहेगा, और काफी सारे लोग इस चीज में फंस जाते हैं। तो पहले जितने भी आप जर्नलिस्ट हो, सेलिब्रिटीज हो, या कोई भी एक आम आदमी भी हो, प्लीज समझिए खाली यूजर नेम और पासवर्ड का जमाना गया। उसके साथ में अगर आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है, भले आपका वो व्हाट्सएप क्यों नहीं हो, ट्विटर क्यों नहीं हो, इंस्टा क्यों नहीं हो, फेसबुक क्यों नहीं हो, जीमेल क्यों नहीं हो, तो मतलब आप समझिए कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड भी एकदम ही वीक है। तो ये एक प्रकार का स्कैम हो गया जिसको हम बोलते हैं गिव अवे स्कैम। दूसरा जो स्कैम है कविता, वो बहुत ज्यादा आप देखोगे, जैसे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे देखोगे, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कुछ पोस्ट कर रहा है तो आपको एक दूसरा कोई उनके कमेंट में जाके लिख रहा होगा, अरे थैंक यू सो एंड सो, आपके कारण मेरा क्रिप्टो करेंसी आज जो मतलब 500% बढ़ गया है। तो आप जब कमेंट पढ़ते हैं आप बोलते हो चलो मैं भी जाते हूँ, ये पे क्लिक करके देखता हूँ क्या है, और वहीं पे आप जाके फंसते बैठते। तो ये सारे के सारे फर्जी लोग हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको दिखेंगे अकाउंट्स हैं, एड्स भी आएंगी, फेसबुक पे एड्स आएंगी, इंस्टा पे एड्स आएंगी, हर जगह पे, ट्विटर पे आपको एड्स दिखेंगे। प्लीज आप इन सब चीजों से दूर रहिए, क्योंकि ये लोग कमाते हैं करोड़ों। हैशटैग और टैगिंग के भी इस्तेमाल हो रहे हैं स्कैम्स करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए। जी, बहुत सारे हो रहे हैं, टैगिंग करने का, हैशटैग करने का, कमेंट्स करने का, स्टोरीज में डालने का, फेसबुक के पोस्ट पे डालने का, हर जगह जहां इनको मिलता है वो वहां जाके डाल रहे हैं। तो हमको इन सारी क्या है ये चीजों से आपका क्रिप्टो वॉलेट, अगर मान लीजिए आपको किसी फिशिंग नेट में इन्होंने पकड़ लिया है, आपको किसी फिशिंग लिंक पर इन्होंने जो है वो डाइवर्ट कर दिया है, आप लिंक पे क्लिक कर लेते हैं, तो होता क्या है, आपका क्रिप्टो वॉलेट खाली हो जाता है? नहीं, तो अभी कैसे हो रहा है कि तो जो फिशिंग रिलेटेड होता है उसके अंदर भी जैसे एक टेक सपोर्ट स्कैम हो गया, या तो अगर एक तो आपका जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो कोई आपके बैंक के खाते में नहीं रहता है, वो आपके क्रिप्टो वॉलेट में रहता है, जो आपके
मतलब मोबाइल पे हो सकता है, आपके डेस्कटॉप पे हो सकता है, आपके टोकन पे हो सकता है। इसके अंदर आपको एक मेल आता है कि आपने कुछ तो गलत किया है, तो हमने आपका अकाउंट ब्लॉक कर डाला है। ऐसे करके कुछ भी मेल आ जाएगा, जैसे हमको बाकी चीज़ों के ऐसे फर्जी मेल्स आते हैं। तो आप थोड़ा घबरा जाते हो क्योंकि आपके करोड़ों के, लाखों के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं। तो आप वहाँ पे क्लिक करते हो, फिर वो वहाँ से वो आपका डिटेल्स माँग लेता है। फिर वो बोल देता है कि चलो ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप आपका जो करेंसी है वो आप इस वॉलेट से लेके दूसरे वॉलेट में डालिए, वहाँ पे बहुत सुरक्षित रहेगा। आप उसी चीज़ को बिलीव करते बैठते हैं और आप वो दूसरे पर्टिकुलर वॉलेट में डाल देते हैं और एक बार आपने उस पर्टिकुलर वॉलेट में डाल दिया, वो एक फर्जी वॉलेट था। और जैसे कहते हैं ना कि ये ब्लॉकचेन पे एक बार जो चीज़ चली गई वो कभी वापस नहीं आती है। तो उसमें कोई सवाल ही नहीं है कि आपका जो वर्चुअल करेंसी है, इथेरियम हो, बिटकॉइन हो, यूएसडीटी हो, कुछ भी हो, कि वो आपको वापस मिले। तो ये जो फिशिंग ईमेल्स भी आते हैं, बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे हज़ारों, मतलब क्योंकि जैसे हज़ारों अमेज़न्स नहीं है, लेकिन हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज़ है, तो आपको कुछ भी, मतलब वो लेटर को आगे पीछे करके आपको एकदम हूबहू सेम वेबसाइट दिखेगी उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की। तो ये है जो जहाँ पे आप फिशिंग के शिकार हो जाते हैं। फिशिंग में ही एक अगला एक है स्टेप है जिसको हम विशिंग कहते हैं। आप मान लीजिए कि अगर आप ऑनलाइन गए हो, अपना क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको कुछ सपोर्ट चाहिए, आपने उसको गूगल किया, तो वहाँ पे आपको शायद कुछ नंबर्स मिलेंगे या तो कुछ चैट का ऑप्शन मिलेगा। आप वहाँ पे जाओगे और बोलोगे कि मुझे थोड़ी कुछ पर्टिकुलर तकलीफ हो रही है, या तो वो लोग आपको ऐसे कुछ बोलेंगे कि आप एक काम कीजिए, अपना जो करेंसी है हाल फिलहाल इस पर्टिकुलर वॉलेट में डालिए या इस एक्सचेंज पे लेके जाइए, क्योंकि हाल फिलहाल हमारे एक्सचेंज में या हमारे वॉलेट रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम है। आप उनकी बात मान लोगे और वो एक गलत जगह पे चला गया और आपके सारे पैसे चले गए। तो ऐसे ही खूब सारे कविता स्कैम्स हो रहे हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ 2-3 बताए, ऐसे 10-12 है। संक्षिप्त में आप बताइएगा कि कौन-कौन से सबसे ज़्यादा स्कैम्स हैं या फ्रॉड करने का तरीका है जो स्कैमस्टर्स यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, अभी एक दूसरा चीज़ है जिसको हम रग पुल बोलते हैं, मतलब चटाई खींच देना आपके पाँव के नीचे से। तो उसके अंदर कैसे हो रहा है कि वो जाके बताते हैं कि देखो, अभी जैसे एक स्क्विड का उदाहरण देता हूँ, जो नेटफ्लिक्स पे एक बहुत पॉपुलर सीरीज आई थी। तो वो लोग ने स्क्विड का आईसीओ, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग दिया था कि देखिए ये कैसा है, 1 सेंट का था, उसको इतना हाइप कर दिया कि वो जाके $90 का हो गया। बहुत लोगों ने उसके अंदर निवेश किया और बाद में क्या हो गया, वो सारा वो पैसा लेके वो लोग फरार हो गए। तो इसको बोलते हैं रग पुल। तो ऐसी कोई भी चीज में मतलब मत आ जाइए कि उसका आप पूरा रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तो इसको रग पुल स्कैम बोलते हैं। और अभी जो चल रहा है वो है रोमांस स्कैम्स। इसके अंदर आपको मैसेज आएगा, कोई लेडी से, उसकी डीपी अच्छी रहेगी, वो हाय बोलेगी, हेलो बोलेगी, फिर बोलेगी फैमिली का पूछेगी, आपके जॉब के बारे में पूछेगी और खूब सारे दिन लेगी, 15-20 दिन लेगी आपसे एक रिलेशन बनाने में। फिर बाद में बोलेगी मैं तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करती हूँ, तो इसके लिए मैं दिन भर बिजी रहती हूँ। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस लोगों को आए होंगे और उसमें जाके, और वो शुरुआत भी ऐसे करते हैं, ओके आर यू मिस्टर अनिल कुमार? मैं बोलूँगा नहीं। ओ आई एम सो सॉरी, लेकिन आपका डीपी अच्छा लग रहा है। वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे उकसाएंगे और फिर आप उनसे चैट करना चालू कर दोगे। फिर वो आपको एक एंड में लिंक भेजेंगे 15-20 दिन बाद कि देखो मैंने यहाँ पे पैसा डाला था, मेरा पैसा इतना ज़्यादा हो गया, 10 गुना हो गया, वाई डोंट इवन यू ट्राई। आप ट्राई करने जाओगे, आप पैसे डाल दोगे, सब खत्म। तो ये रोमांस स्कैम्स जो चल रहा है, इसको हम पिग बुचरिंग बोलते हैं कि पहले पिग को कैसे भी करके अंदर लाओ, बाद में उसको मस्त मोटा करो और फिर बाद में जाके उसको काटो। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए क्योंकि हाल फिलहाल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। बिल्कुल, जितना हम ज़्यादा वर्चुअल हो रहे हैं मेरे ख्याल से उतनी ज़्यादा इस तरह के केसेस, फ्रॉड के और स्कैम्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा आपके हाथ में ही है और इसीलिए हमने ये पेशकश भी आपके सामने रखी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप जितना जागरूक रहेंगे, बनेंगे, उतना आप अपनी आर्थिक सुरक्षा खुद अपने आप कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश, आपने समय निकाला, इतनी बारीकी से तमाम मुद्दों पर जानकारी दी है दर्शकों को। लेकिन ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे 2 उम्दा फाइनेंशियल प्लानर्स जो लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे, उनके आर्थिक सपनों को पूरा करवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक वो नंबर जहां पर हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का, एक व्हाट्सएप नंबर है जहां पर हम आपके सवाल शो पर शामिल करते हैं।
9619873567 इस नंबर पर आपको अपना सवाल जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड होगा वो सवाल भेज देना है। आपके इस सवाल को हम शो में शामिल करेंगे। आप चाहें तो इस सवाल को वीडियो की तरह शूट करके भी इस नंबर पर अपलोड कर सकते हैं। मिलती हूँ आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद।